Hi everyone, good evening and welcome to Unacademy with AKS राजवीर। गाइज आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत। अनअकैडमी लाइव एनटीए यूजीसी नेट विद AKS राजवीर। दोस्तों आज की क्लास में आपको पता ही है कि मैंने जो डिसाइड किया है वो आप सभी लोग जानते हैं कि आज की क्लास में क्या होने वाला है। यू नो गाइज, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू 2011 दिसंबर पेपर with detailed solution. Those who are watching me right now guys, वो सभी लोग एक बार बता देंगे कि yes, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। सब कुछ क्लियर ना? yes. if everything is clear so then let's get started. क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता है कि मैं कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं गाइज। ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग मी, यानी कि आपके एजुकेटर राजवीर सर यानी मी गाइज। तो ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है, बाकी और ज्यादा नहीं बताऊंगा। इसके बाद आपके लिए एक बढ़िया सी इंफॉर्मेशन है, वन ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन, कि अगर आप हमारे ऑफलाइन स्टोर में विजिट करना चाहें, बिकॉज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, बट रिसेंटली वी हैव ऑल्सो डन समथिंग न्यू, एन ऑफलाइन स्टोर फॉर यू इन न्यू दिल्ली गाइज। इवन वहां पर आप जाकर के अपने फेवरेट एजुकेटर से मिल सकते हैं और बहुत कुछ है आपके लिए एक्साइटिंग। 13th एंड 14th ऑफ मार्च 2 दिन है आपके लिए। आप फॉर्म फिल करके हमारे ऑफलाइन ऑफिस को विजिट कर सकते हैं एंड द प्लेस इज पूषा रोड 30B, पूषा रोड, ओल्ड राजेंद्र नगर, नियर मेट्रो पिलर 121, न्यू दिल्ली। तो गाइज आप इस प्लेस को विजिट कर सकते हैं। और एक और इंफॉर्मेशन है आपके लिए, एंड दैट इज गाइज यू नो कि अगर आप अनअकैडमी पेड कोर्सेज में जाना चाहते हैं और आपके पास है प्रॉब्लम, नॉट एबल टू अफोर्ड, पैसे नहीं है मतलब थोड़ा या कम है, या फिर आपके पास एक बहुत बड़ा इंथ्यूजियाज्म है, जस्ट यू वांट टू लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ्स फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, so then we are going to conduct a scholarship test, and scholarship test that is going to be live on 13th of March at 4 p.m. based on paper 1, and you have chance to win laptop, tablet, gift voucher and much more. Okay, so जरूर guys आप सभी लोग डेफिनेटली एक्साइटिंग ऑफर के लिए रेडी होंगे, और अगर आप हैं रेडी सो जरूर रेडी रहिए और जरूर आइएगा, है ना। कौन कौन है हमारे साथ? 16 स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, बाकी धीरे धीरे आ जाएंगे लाइव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन बिना किसी एड ब्रेक के, क्योंकि गाइज ये हो गया। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन माय पेड कोर्सेज ऑन अनअकैडमी सो देन यूज कोड राजवीर लाइव, दैट इज ऑलरेडी रनिंग ऑन राजवीर लाइव फॉर 10% डिस्काउंट एंड गेट रिकॉग्निशन एज माय स्टूडेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। ये है आपका पेपर 2011 वाला, दिसंबर पेपर 2nd, एंड इट वाज हेल्ड इन 2011, और इंग्लिश का पेपर है, यू ऑल आर फैमिलियर। हियर इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। दिस इज पोएम्स डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ एंड सीनरी इज रिटन बाय William Wordsworth, Robert Southey, John Clare, Thomas Gray. So who was that? जिसने इस पर्टिकुलर यू नो गाइज पोएम्स डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ को लिखा है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर। मुझे पुष्पा लगा, अच्छा ये बात है। पुष्पराज झुकेगा नहीं, है ना भाई, हमसे तो करते भी ना बनता कि झुकेगा नहीं, लेकिन ठीक है, पुष्पराज झुकेगा नहीं। तो आप झुकिए या ना झुकिए, बट आई बिलीव कि आप एनटीए की अच्छी तैयारी करेंगे, है ना। द राइट वन आंसर गाइज इसके लिए जो है आपका, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यहां पर कंफ्यूज होते हैं वर्ड्सवर्थ, बट नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर। रॉबर्ट सदे, दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। जॉन क्लेयर, डेफिनेटली दिस इज द राइट आंसर। जॉन क्लेयर, दिस इज द राइट आंसर। थॉमस ग्रे, नो। सो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज पोएम डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ गाइज, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए वर्ड्सवर्थ ने एक ऐसा ही वर्क लिखा है, एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क इज, आई एम गोइंग टू टेल यू, द नेम इज इवनिंग वॉक
evening walk. Got it? Evening walk and descriptive sketches. Descriptive sketches जिसका नाम है, yes, descriptive sketches. Got it? So this is the name of the poem by William Wordsworth, not this one. Descriptive को देख करके स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ना, एंड आप लोग उनमें से नहीं हैं जो कंफ्यूज होते हैं. नेक्स्ट वन देखिए क्वेश्चन. हेमिंगवेज नॉवल अ फेयरवेल to arms. A farewell to arms. It is divided into how many parts? It is divided into how many parts? Farewell to arm. Hurry up. अगर थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो तो मैं थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूं, नो इशू. अ लिटिल बिट, नॉट मच बट अ लिटिल बिट कर दिया जाए. यस. Hemingway's novel A Farewell to Arms is divided into how many parts? How many parts are there? Don't know. You should know, guys, at least how many parts are there. Okay, so the right one answer is, इसके लिए है D आपका right answer. D, the right answer. How many books are there? 5 books are there. And the work Hemingway's novel A Farewell to Arm, it was came in the year 1929. Okay, 1929 is the year, and 1929 के साथ और भी आप याद रख सकते हैं, वर्जीनिया वुल्फ ने इसी वर्क को, वर्जीनिया वुल्फ. She also wrote something, a well-known essay, The Room of One's Own. And guys, 1928, Thomas Hardy died. Thomas Hardy died. है ना? Correct. Thomas Hardy died. These are the things. ठीक है ना? Yes. नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लीजिए प्लीज. पैनोप्टिसिज्म इज द टाइटल ऑफ अ चैप्टर इन वेल नोन बुक बाय whom? Panopticism is the title of a chapter in a well known book by whom? Yes, The Room of One's Own. Correct. The Room of One's Own. बिल्कुल सही आपने कहा है ना, द रूम ऑफ वंस ऑन. ओके, सो द राइट वन आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन. बहुत हो गया, तो राइट आंसर इसके लिए जान लेते हैं हम लोग. द राइट आंसर इज मिशेल फूको. मिशेल फूको इज द राइट वन आंसर. एंड पैनोप्टिसिज्म, दिस पर्टिकुलर टर्म was given in the book entitled D.I. Discipline and Punishment. Discipline and Punishment. Got it? Discipline and Punishment. 1975 I think. 1975 ही है. एक बार चेक कर लीजिए प्लीज. लेट मी चेक गाइस कि 1975 ही है ना, क्योंकि भूल तो नहीं रहा हूं मैं. यस, 1975. this is the year panopticism. And Michel Foucault, every single time on your UGC NET exam, लगभग हर एक UGC NET exam में at least one question can be seen based on Michel Foucault. Okay, at least one question can be seen based on Michel Foucault. Now, see the next one question. Here is the next one. The lines, she was a worthy woman all her life. Husbands at church door, she have 5. Yes. Are an example of what? Please. ये example किस चीज का है? Blank words, clear hue, heroic couplet, free words.
ओके, सो द राइट वन आंसर, देखिए इसको समझ लीजिएगा, मैं आपको बता दूं, ब्लैंक वर्ड्स, देखिए ब्लैंक वर्ड्स में ओनली मीटर होना चाहिए, राइम नहीं। सो देखिए यहां पर लाइव एंड 5, इट मीन्स राइमिंग, ये दो लाइन्स है ना, एक लाइन ये है लाइव तक, दूसरी लाइन है ये वाली 5। ओके, सो दीज आर द टू लाइन्स, इसीलिए ब्लैंक वर्ड्स नहीं है। क्लेरी ह्यू, ये तो मैं भी नहीं जानता क्या है, आप चेक कर लीजिएगा। हेरोइक कपलेट, इज इट हेरोइक कपलेट? इट मे बी, क्योंकि देखिए लाइव एंड 5 मीन्स राइम हो रही है। ओके, एंड मीटर अगर आप इसको काउंट करेंगे, सो देन इट इज कंपोज्ड इन IAMBIC, iambic pentameter. And one more thing you must remember, every one of you guys, आपको याद रखने ली चाहिए, these are the lines from where? These are the lines from Canterbury Tale, and the work Canterbury Tale is written in heroic couplet. Canterbury Tales in heroic couplet. Heroic couplet, करेक्ट। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। हमेशा देखिए चीजों को कनेक्शन बना के याद रखें, ऑलवेज मेक कनेक्शन बिटवीन द टू थिंग्स, देन यू कैन इजीली रिमेंबर, नो नीड टू बी वरीड गाइज। या नेक्स्ट वन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन राइटर्स फेमसली इमेजिन द प्लाइट ऑफ शेक्सपियर्स सिस्टर। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन राइटर्स फेमसली इमेजिन द प्लाइट ऑफ शेक्सपियर्स सिस्टर? जॉर्ज एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, आयरिस मुनरो और फ्रांसिस बर्ने? करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ यू। आई थिंक वाइफ ऑफ बाथ के लिए लाइन्स है, यस करेक्ट, वाइफ ऑफ बाथ। द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन, सो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए पता है कौन सा? दैट इज वर्जीनिया वुल्फ। बी ऑप्शन करेक्ट है ना, वर्जीनिया वुल्फ। सी रोट अ वर्क द रूम ऑफ वंस ऑन, द रूम ऑफ वंस ऑन। In this particular work, she imagine a sister of Shakespeare, मतलब विलियम शेक्सपियर की एक इमेजिनरी सिस्टर के बारे में इन्होंने इमेजिन किया। एंड हु इज दैट? उसका नाम इन्होंने दिया था जुडिथ शेक्सपियर। जुडिथ शेक्सपियर, गॉट इट? जुडिथ शेक्सपियर। इन्होंने कहा कि अगर जुडिथ शेक्सपियर को भी इतना ही मौका मिला होता, गॉट इट, अगर उनको भी इतना मौका मिला होता, डेफिनेटली वो भी एक शेक्सपियर की तरह ग्रेट राइटर होती। बट प्लीज डू रिमेंबर, जुडिथ शेक्सपियर ये कोई रियल नेम नहीं है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी, रिमेंबर प्लीज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन प्लीज देखिए ये वाला। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीजन गिवन फॉर इट। सी, डिकेंस नॉवल आर कॉल्ड न्यू गेट नॉवल। डिकेंस के नॉवेल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यू गेट नॉवल। दे आर कॉल्ड सो, रीजन, दे आर कॉल्ड सो बिकॉज डिकेंस एडल्टरेट्स इन दीज नॉवेल्स द careers and adventure of criminals. Is it so? अगर ऐसा है कुछ, so then please go for it. These are the 4 options. These are the 4 options, and out of these 4 options आप चूज कर सकते हैं right one, है ना? Yes. हाँ, सो द राइट वन आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन, देखिए ऐसे समझिएगा। न्यू गेट नॉवल, मैंने एक गाइज एक क्लास ली थी, यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब, मतलब सर्च कर सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ नॉवल बाय AKS राजवीर सर, है ना?
फॉर्म्स ऑफ नॉवल बाय AKS राजवीर सर, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, यू विल फाइंड। मैंने डिस्कस किया था न्यू गेट नॉवल। व्हाट आर न्यू गेट नॉवेल्स? सो न्यू गेट नॉवेल्स वो नॉवेल्स होते हैं जहां पर क्रिमिनल्स की जो लाइफ होती है, लाइफ ऑफ क्रिमिनल्स, यू नो, लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ क्रिमिनल्स, जिन जहां पर हाईलाइट किए जाते हैं। डू नॉट फॉरगेट गाइस कि न्यू गेट नाम की एक प्रिजन है, न्यू गेट नाम की एक प्रिजन थी, मतलब अब मुझे पता नहीं कि अभी है या नहीं, आई डोंट नो, बट देयर वॉज अ प्रिजन नेम्ड न्यू गेट, और यहां से ही, न्यू गेट से ही मतलब ये इस तरह के नॉवेल्स का पैटर्न चला। द राइट आंसर इज ए, ये वाला करेक्ट आंसर है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिकॉज इन न्यू गेट नॉवेल्स यू कैन सी द एडवेंचर of criminals and highlights and, you know guys, the life of criminals. Here is the next one. Who among the following writers does not belong to the group the university wits? ये देखिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ना? यस, प्लीज जिन लोगों ने ना पढ़ा हो, डेफिनेटली यूट्यूब में पढ़ा हुआ है। Forms of novel, forms of drama, forms of poetry. These are the basics. In my language, basics of English literature. Who among the following writers does not belong to the group university wits? देखिए ये बहुत easy है। जॉन लिली, टॉमस नैश, जॉर्ज पील, टॉमस किड। अब इनमें से कौन है गाइस जो यूनिवर्सिटी विट्स ना रहा हो? हे गाइस प्लीज देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे कि इनमें से कौन है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो किड है, किड को यूनिवर्सिटी विट्स का पार्ट नहीं माना जाता था। गॉट इट? किड को यूनिवर्सिटी विट्स का पार्ट क्यों नहीं माना जाता था? बाय द वे ये क्वेश्चन है, गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि 7 यूनिवर्सिटी विट्स वॉज देयर, 7 विट्स वॉज देयर, एंड आउट ऑफ 7 इनको भी काउंट किया गया। बट ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए था, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डज नॉट स्टडी इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी बट स्टिल ही वॉज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है? यस, गॉट इट ना? तो इसलिए देखिए, वैसे है टॉमस किड है, वैसे टॉमस किड आपकी यूनिवर्सिटी विट्स है अमंग 7, बट इन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं था। एंड डू नॉट फॉरगेट गाइस कि आपका जो टर्म है, द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स, इट वॉज क्वाइंड बाय हुम? जॉर्ज सेंट्सबरी। जॉर्ज सेंट्सबरी। ठीक है? इतना याद रखेंगे सभी लोग। क्लियर है ना? यस। या सो इनमें से ये थे किड। और ये क्वेश्चन देखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन ऐसे कट करके सबको इक्वल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है? सब लोग इक्वल हो जाएंगे, बिलीव मी, क्योंकि डिस्प्यूट हो जाएगा। Which of the following character of Webster's The White Devil utters the memorable words of gay and honored robes those tortures try? We think caged birds sing when indeed they cry. Correct answer. Hurry up. ओके, सो देखिए इसका जो राइट आंसर है, आपको मैं बता दूं कि राइट आंसर है इसका फ्लैमिनियो। फ्लैमिनियो इज द राइट वन आंसर, आई होप सो। ओके, फ्लैमिनियो इज द राइट वन आंसर। और एक बात याद रखिएगा प्लीज, कि जो ये व्हाइट डेविल वर्क है, द व्हाइट डेविल 1612 के टाइम पीरियड में आया था गाइस, एंड फर्स्ट इट वॉज परफॉर्म्ड एट रेड बुल थिएटर। रेड बुल थिएटर,
एंड डू नॉट फॉरगेट गाइस कि जो व्हाइट डेविल वर्क है, इट्स अ रिवेंज ट्रेजेडी। रिवेंज ट्रेजेडी, इट्स अ रिवेंज ट्रेजेडी, ठीक है। फ्लामिनियो, इट्स अ रिवेंज ट्रेजेडी, इतना याद रखेंगे। व्हाइट डेविल, द वर्क बाय जॉन वेबस्टर, ये वर्क किसका है? जॉन वेबस्टर, जॉन वेबस्टर, ठीक है, यस। ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम, all great literature is at bottom a criticism of life. This statement is attributed to Carlyle, Arnold, J.S. Mill, John Ruskin. Hurry up. देखिए थोड़ा स्लो चलेंगे बट पढ़ेंगे ज्यादा, है ना, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर थोड़ा फास्ट चलिए। देखिए समझ में आना जरूरी है, ये एनालिसिस चल रहा है क्वेश्चंस का, और एनालिसिस में ऐसा ही होता है। इसका देखिए जो राइट आंसर है मैं आपको बता दूं, दिस इज द राइट आंसर, मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड, एंड ही मेड द स्टेटमेंट गाइस, अ विक्टोरियन क्रिटिक, all great literature at bottom a criticism of life. In his work Study of Poetry, Study of Poetry, and the work was came in the year 1888, जहां तक मुझे याद है, थोड़ा मैं चेक कर लूं प्लीज, 1888। यस, राइट आंसर यही है गाइस, स्टडी ऑफ पोइट्री 1888, ठीक है, करेक्ट वन आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ जेविस अमेरिकन नॉवलिस्ट? कौन नहीं है जेविस अमेरिकन? सैलिंगर, हेनरी गीन, विलियम फॉकनर, फिलिप रॉथ। करेक्ट आंसर एवरी वन ऑफ यू। और लाइक और शेयर कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि ना किसी ने लाइक किया है और ना ही सेशन को किसी ने शेयर किया है। Who among the following guys, you know, इसका देखिए जो राइट आंसर है वो है हेनरी ग्रीन। जेविस अमेरिकन नॉवलिस्ट, देखिए विलियम फॉकनर, फिलिप रॉथ एंड जेडी सैलिंगर, these are जेविस अमेरिकन राइटर्स, नॉवलिस्ट गाइस, है ना। बट ये जो हेनरी ग्रीन है नॉट। तो हेनरी ग्रीन कहां से है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपके ज्ञान में हो तो हेनरी ग्रीन कहां से है। Which among the following plays by Christopher Marlowe has epic feature? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना। क्रिस्टोफर मार्लोव के वर्क में एपिक फीचर किसमें है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एपिक फीचर कैन बी सीन इन मार्लोव्स नॉवल, मार्लोव्स प्ले गाइस। तो कौन सा एपिक फीचर के साथ है? गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम। प्लीज ज्वाइन किया करें प्लीज। अगले फिर जो अपकमिंग फ्राइडे है, जो अपकमिंग फ्राइडे है और सैटरडे जो है, फिर उसमें मेरी क्लास होगी, है ना। तो इस वाले चैनल पे यानी अनअकैडमी लाइव एनटीए यूजीसी नेट पर मेरी क्लास आपको एक महीने में यानी 6 क्लासेस में लेता हूं पर मंथ। ओके, 6 क्लासेस
पर मंथ। सोचते होंगे गुरुजी बड़ा कम लेते हैं। हाँ, 6 क्लासेस, बाकी लिटरेचर लवर्स पर चलती रहती हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर है गाइस, इसमें कुछ भी नहीं सोचना, हमें राइट आंसर आ जाता है टम्बरलेन दी ग्रेट। टम्बरलेन दी ग्रेट है ना, करेक्ट आंसर यही वाला है। टम्बरलेन दी ग्रेट बाय क्रिस्टोफर मार्लोव, इसमें आपको मिलेगा एपिक फीचर। क्या मिलेगा? एपिक फीचर। एपिक फीचर क्या होता है? एपिक फीचर गाइज जैसे ग्रैंड स्टाइल, ग्रेट सब्जेक्ट, ग्रैंडियोर मैनर, एपिक सिमिली, कुछ इस तरह की गई चीजें आपको इस पर्टिकुलर वर्क में भी मिल जाती हैं। आइए नेक्स्ट वन देखें। सर फॉपलिंग इज अ कैरेक्टर इन। सर फॉपलिंग नाम के कैरेक्टर है। सर फॉपलिंग इज अ कैरेक्टर इन वेयर गाइस? सर फॉपलिंग नाम के कैरेक्टर कहां पर है? यस, ब्लैंक वर्ड्स, माइटी लाइंस, करेक्ट वाली बात आपने कह दी। Hey, so the right one answer of this one question, देखिए राइट आंसर इसके लिए कौन सा आने वाला है 12 वाले का, प्लीज जल्दी से बता दीजिए। द राइट वन आंसर इज गाइज, इट रीड्स मैन ऑफ द मोड। सर फॉपलिंग फ्लटर और द मैन ऑफ मोड। यहां पर गाइज सर फॉपलिंग फ्लटर नाम के कैरेक्टर भी मिलेंगे, है ना। यस, द मैन ऑफ मोड और सर फॉपलिंग फ्लटर। देखिए कॉन्ग्रीव की अगर मैं वे ऑफ द वर्ल्ड की बात करूं, ये बहुत ही फेमस है। इस वाले प्ले की अगर बात की जाए, डू नॉट फॉरगेट एवरी वन ऑफ यू, ये आपके माइंड में होना चाहिए। 1 क्वेश्चन गाइज एटलीस्ट ऑन एग्जाम, 1 क्वेश्चन डेड श्योर रहता है इससे। इट वॉज केम इन द ईयर 1700 एंड दिस इज अ वर्क जो गाइज कॉमेडी ऑफ मैनर्स के साथ एसोसिएटेड है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। करेक्ट, ग्रेट। नेक्स्ट वन, हु फेमसली सेड 3 or 4 फैमिलीज इन अ कंट्री विलेज इज द वेरी थिंग टू वर्क ऑन। ये क्लारा रीप थी, मारिया एजवर्थ, फ्रांसिस बर्ने, जैन ऑस्टिन। आपके लिए 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चंस हमें करना होगा इस सेशन में, ठीक है। 50 जब खत्म हो जाएंगे तब आपकी क्लास ओवर होगी। 50 क्वेश्चंस खत्म होने के बाद ओके, देखिए इसका जो राइट आंसर है बिना किसी एड ब्रेक के जान लीजिए, दैट इज जैन ऑस्टिन। जैन ऑस्टिन ने बात कही थी, सी सेड 3 or 4 families in a country village. 3 or 4 families in a country village is the very thing to work on. देखिए जो जैन ऑस्टिन के नॉवल हैं, सो मोस्ट ऑफ द नॉवल गाइज डोमेस्टिक टाइप के मिलते हैं। किस टाइप के? डोमेस्टिक। और जैन ऑस्टिन के फेमस कुछ वर्क हैं जैसे एमा, प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये गाइज वेल नोन वर्क हैं आपके किनके? जैन ऑस्टिन के। दीज आर द वेल नोन वर्क, है ना। यस, याद रखिएगा। और इनके वर्क की लाइन जैसे जो प्राइड एंड प्रेजुडिस की हैं, लाइंस बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं आपके एग्जाम, है ना। यस, इट इज ट्रू, यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, है ना। नेक्स्ट वन देखें, इकमे फना इज अ कैरेक्टर इन द नॉवल। इकमे फना नाम का एक कैरेक्टर है, वो किस नॉवल में है? प्लीज। और हां, जैन ऑस्टिन से एक और क्वेश्चन आता है नॉर्थ एंगर एबी को लेकर के। नॉर्थ एंगर एबी
नॉर्थ एरेबी, व्हाट डज इट मीन? नॉर्थ एरेबी की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ एरेबी एक ऐसा वर्क है जो स्पूफ है गोथिक फिक्शन का। यस, आज ये समझिए कि सुबह से लेकर के मतलब बिलीव मी कि 9:30 से लेकर के 2 PM तक कंटिन्यूअसली आज मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्टेड रहा। पता नहीं कौन सी रिपेयरिंग चल रही थी। सो देन आज मॉर्निंग की क्लास सारी मेरी कैंसिल हो गई। यस, द राइट वन आंसर गाइस 14 का कौन सा है? इट्स थिंग्स फॉल अपार्ट, है ना? यस, थिंग्स फॉल अपार्ट। देखिए ये गाइस थिंग्स फॉल अपार्ट जो वर्क है इट्स बाय HB। HB मीन्स चिनुआ HB, और चिनुआ HB की एक ट्रिलॉजी है। इसे हम लोग NTA से याद रखते हैं। कैसे? NTA समझते हैं? N for no longer at ease, T for things fall apart and A for enthrills of savana। ठीक है? Yes, there is a trilogy by चिनुआ HB, और इसे हम लोग अफ्रीकन ट्रिलॉजी भी बोलते हैं। दिस ट्रिलॉजी इज ऑल्सो नोन एज अफ्रीकन ट्रिलॉजी। ये टेक्निक गजब है ना, NTA, क्योंकि हम लोग NTA का एग्जाम दे रहे हैं। गॉट इट? यस, NTA का हम लोग एग्जाम दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूंगा इस जो थिंग्स फॉल अपार्ट है इसमें इकमे फुना नाम का एक कैरेक्टर है। ये एक बॉय का नाम है। आप इसकी समरी पढ़ें, सो यू विल फाइंड देयर इज अ बॉय नेम्ड इकमे फुना। ठीक है, करेक्ट। A foot consisting of a strong syllable followed by a weak syllable is called। अगर एक फुट है और उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक सिलेबल मिले, what is that? उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्लीज? स्ट्रॉन्ग एंड वीक सिलेबल। स्ट्रॉन्ग एंड वीक सिलेबल, है ना? यस। देखिए स्ट्रॉन्ग एंड वीक सिलेबल का क्या मतलब होता है? स्ट्रॉन्ग एंड वीक, देखिए स्ट्रॉन्ग से मतलब होता है यहां पर, देखिए अ फुट कंसिस्टिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड अ वीक। जब भी स्ट्रॉन्ग की बात आएगी वो है स्ट्रेस्ड, और वीक अनस्ट्रेस्ड। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक। देखिए जो आयम्बिक होता है, तो आयम्बिक में क्या होता है? आयम्बिक में आपको मिलेगा वीक एंड स्ट्रॉन्ग। आयम्बिक का जो अपोजिट होता है गाइस वो है ट्रोकेई। ट्रोकेई में क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ये देखिए SU, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड। इट मींस ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा? 15 नंबर। सो 15 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए प्लीज? A strong syllable followed by a weak syllable is called। अगर एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल को एक वीक सिलेबल फॉलो करता है तो वो होता है गाइस ट्रोकेई। क्या होता है? ट्रोकेई। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर है A ऑप्शन, ट्रोकेई। ठीक है? यस। कितने लोगों ने अपना अपना आंसर कर डाला है? यस, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड। और बाकी ये देखिए स्पॉन्डी इज देयर, टेर्जारिमा इज देयर, है ना? तो इनके बारे में भी ये देखिए, ये ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जाते हैं। जो एक अच्छा यूजीसी नेट एस्पिरेंट होता है वो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता है, क्योंकि ऑन अपकमिंग एग्जाम्स यू विल फाइंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज ऑप्शंस। व्हाट इज दैट? What is it that Chaucer focused on the depiction of the wife of Bath in Canterbury Tales? What is it that Chaucer focuses on
in the depiction of wife of Bath in Canterbury Tale? Meekness, defiance, chastity, experience. करेक्ट वन आंसर प्लीज। देखिए इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बताना चाहूंगा सभी को कि 16 का जो राइट आंसर है वो है बी, एंड दैट इज डेफियंस, है ना, बिल्कुल 16 द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन, है ना, सो दैट इज डेफियंस। बहुत सारे लोगों ने चेस्टिटी लिख डाला है ना, यस द राइट आंसर इज डेफियंस, ठीक है ना। चेस्टिटी की तो कोई यहां पर बात ही नहीं है, 5 हस्बैंड है तो वहां पर चेस्टिटी नाम की चीज खत्म हो जाती है ना, यस। पुट द फॉलोइंग बुक्स ऑफ द पोप, पुट द फॉलोइंग बुक्स ऑफ पोप, यदि नहीं है, इन द सीक्वेंस ऑफ पब्लिकेशन, आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो। इन सभी को आपको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। इट विल टेक टाइम ना, सो टेक योर टाइम और फटाफट आंसर कीजिए। देखिए इसके लिए जो राइट वन आंसर है मैं आपको बता दूं, राइट वन आंसर इस तरह से हम लोग निकालेंगे। देखिए जो डनसियाड है कब आया था, ये आया था 1728 में, करेक्ट है। रेप ऑफ द लॉक 1712, एसे ऑन मैन 1711, एसे ऑन क्रिटिसिज्म एसे ऑन मैन 1733 है गाइस, 1733, यस। ये एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 एंड 1733 आई थिंक, है ना। लेट मी चेक, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बताइएगा प्लीज। लेट मी चेक। यस करेक्ट गाइस, सो एसे ऑन मैन 3311, कौन सा सब पहले आएगा, 4th नंबर को पहले रखिए, 4th 11, ये देखिए 4th पहले नंबर पर यहां पर आ रहा है। नो नीड टू गो एनीवेयर, नो नीड टू गो एनीवेयर, द राइट आंसर यू हैव सेलेक्टेड फाइनली, है ना। सो देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहीं से बन जाता है। ये आपका पहले नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा ये, तीसरे नंबर पर आएगा ये, और चौथे नंबर पर आएगा ये। बस यही वाला सीक्वेंस देख लीजिए एंड देन राइट आंसर आपको मिल गया। डिना मॉरिस, सो डिना मॉरिस इज अ कैरेक्टर इन जॉर्ज एलियट्स नॉवल मिडिल मार्च, सिलास मार्नर, डेनियल डेरोंडा और एडम वेट। सभी लोग राइट आंसर चूज कर लीजिए बिना किसी डर के, है ना। डेनियल डेरोंडा, सो द राइट वन आंसर प्लीज। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं गाइस, है ना। सो देखिए इनमें से जो राइट आंसर है, मिडिल मार्च, सिलास मार्नर, डेनियल डेरोंडा एंड एडम बेट, दीज ऑल आर द वर्क बाय हुम, ये सारे वर्क हैं जॉर्ज एलियट के। अब इनमें से हमें बताना है कैरेक्टर, वेयर डज द कैरेक्टर अपीयर्ड, है ना। तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर है वो है एडम बेट गाइस। एडम बेट में आपको डिना मॉरिस नाम का एक कैरेक्टर मिलेगा, ठीक है। द राइट आंसर इज दिस वन। बाय द वे ये सारे वर्क मिडिल मार्च, सिलास मार्नर, डेनियल डेरोंडा, these are by George Eliot. George Eliot, Mary Ann Evans. George Eliot, also known as Mary Ann Evans, है ना? Yes.
द बुकर प्राइज इज अवॉर्डेड बाय अ पैनल ऑफ जजेस टू द बेस्ट नॉवल बाय अ सिटीजन ऑफ, यानी कि जो बुकर प्राइज है वो कहां के सिटीजन्स को दिया जाता है। चलिए, बुकर प्राइज, हरी अप करके। देखिए, इसके लिए जो राइट आंसर है तो वो ये वाला पड़ेगा आपके लिए राइट आंसर 19, और इसका बिल्कुल सही सही आंसर है वो है द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक, यस। यूनाइटेड किंगडम, यूके और द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नहीं। यूनाइटेड किंगडम और द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड नहीं। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, दो जगह के लोगों के लिए द बुकर प्राइज। अ कर्टल सोनेट कंसिस्ट्स ऑफ, कर्टल सोनेट में क्या क्या मिलने वाला है आपको। कर्टल सोनेट, कर्टल सोनेट, ये सोनेट समझ लीजिए बड़ी अच्छी सोनेट है ना। यस, झुकेगा नहीं वाली सोनेट है। हाँ, सो द राइट आंसर गाइस 20 वाले का जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें से आपको 11 लाइन मान ली जाती है। बाय द वे ओरिजिनली 10.5 लाइन गाइस है ना। यस, 10.5 लाइन, बट क्योंकि यहां पर 10.5 लाइन है ही नहीं, सो दैट्स वाई हमें 11 लाइन चूज करनी होती है। ठीक है, नॉट 10, 11 आप चूज कर सकते हैं, 10 नहीं चूज कर सकते। मान लीजिए यहां पर ऑप्शन में 10 लाइंस भी होता, सो देन नो, 10.5 मींस 11 मान सकते हैं आप उसे। ठीक है, नेक्स्ट वन, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर हैज बीन ऑथर्ड बाय, ये तो मतलब बहुत इजी है। ग्रीन, डेलनी, नैश और लॉज। ग्रीन, डेलनी, नैश और लॉज, सभी लोग राइट आंसर कर सकते हैं इफ यू विश। करेक्ट वाला आंसर दिस इज बाय द वे किंटू, दिस इज द रूल, दिस इज द रूल जो आप इसके लिए रेज कर रही हैं ना। देखिए, द बुकर प्राइज इज रिसीव्ड फॉर द नॉवल ऑफ द ईयर इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड। जो देखिए, कोई भी नॉवल जो यूके या आयरलैंड में पब्लिश्ड हुई हो, ठीक है। यस, द बुकर प्राइज इज रिसीव्ड फॉर द बेस्ट नॉवल ऑफ द ईयर, बेस्ट नॉवल ऑफ द ईयर हो और वो इंग्लिश या फिर रिटन इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड। समझ लीजिए कि वो नॉवेल जो है इंग्लिश में लिखी हो, पब्लिश्ड यूके में हुई हो या फिर आयरलैंड में, बस इतना। और सिटीजन जो हो सकते हैं वो कॉमनवेल्थ के हो सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल के लिए किंटू आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने 2-3 बार बताया आपको, है ना। यस, अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर देखिए टॉमस नैश का है। टॉमस नैश अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, और जहां तक मुझे याद आता है कि 1594 वो टाइम पीरियड था शायद जब अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर नजर आया था, है ना। अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर का एक और टाइटल है जिसे बोलते हैं हम लोग लाइफ ऑफ जैक विल्टन, है ना। लाइफ ऑफ जैक विल्टन, अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। ठीक है, डेफिनेटली।
Who among the following is not the practitioner of Jacobean tragedy? George Villiers, Marston, Webster or Middleton? कोई बात नहीं, सोनिका 5 बजे ना जो है वो थोड़ा सा इशू हो गया था, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू टेक क्लास क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू था और इसीलिए फिर मैंने कहा 6 PM ठीक रहेगा, है ना। यस, सस्ते नशे में याद रखो चाहे महंगे नशे में याद रखो, याद रखना आपका काम है, नहीं याद रखना आपका काम है ना। यस, सो द राइट आंसर इसके लिए जो है वो है गाइज, ये नहीं थे आपके जॉर्ज विलियर्स, मार्स्टन, वेबस्टर एंड ये सभी थे, बट ये नहीं थे गाइज, है ना। जॉर्ज विलियर्स, ही वॉज नॉट द प्रैक्टिशनर ऑफ जैकोबियन ट्रेजेडी। जैकोबियन ट्रेजेडी में इनका नाम आप नहीं देखेंगे। द ऑथर ऑफ नेशन एंड नरेशन, ये बहुत अच्छा है गाइज और बहुत इजी है। 23 राइट आंसर गाइज इसका बहुत अच्छे से आप जानते हैं, नेशन एंड नरेशन, है ना। सो नेशन एंड नरेशन इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बताऊं, इसका राइट आंसर है होमी भाभा। बाय द वे ऑल दीज क्रिटिक्स, इट मे बी सईद, इट मे बी गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक और फ्रांज फैनन, ये सभी लोग पोस्ट कॉलोनियल थियरीज से एसोसिएटेड है और इनके वर्क्स आपको सबके पढ़ना चाहिए, चारों के, फ्रांज फैनन, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, एडवर्ड सईद, ऑल के, ऑल द 4, क्योंकि वर्क ही आते हैं और वर्क राइटर मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं इनको लेकर के। मैं आपको पूरे 10 ईयर के सॉल्व करवाने वाला हूं। ये 2011 है, इसके बाद 2012 अब चलेगा, है ना, इसके बाद 2012। सो आप मुझे ज्वाइन करके डेली वॉच कर लीजिएगा, है ना। यस, Which of the following novels has a great impact on the formal experimentation in contemporary fiction? कौन सा गाइज ऐसा वर्क है? Following novels has 24. Hurry up, all of you. 24. Which of the following novels has a great impact on the earlier experimentation in contemporary fiction? देखिए बहुत सारे लोग अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर कर रहे होंगे, बट देखिए राइट आंसर मैं आपको बताऊं कि बाय द वे अर्लियर की अगर हम बात करते हैं तो नैश का भी वर्क बहुत अर्लियर है, बट यहां पर कंटेम्परेरी वर्ड आया है गाइस, कंटेम्परेरी फिक्शन, तत्कालीन। सो देन इसीलिए इसका राइट आंसर लॉरेंस स्टर्न्स ट्रिस्ट्रैम सैंडी होना चाहिए। लॉरेंस स्टर्न्स ट्रिस्ट्रैम सैंडी, जो गाइज अर्लियर एक काइंड ऑफ, दिस वाज अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। द फ्रेज ओनली कनेक्ट एसोसिएटेड विद, एक फ्रेज है ओनली कनेक्ट, लॉरेंस, जॉयस, फॉस्टर, वर्जीनिया वुल्फ। ओके, देखिए इसका जो राइट आंसर है बहुत ही बिना सोचे समझे भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा E.M. फॉस्टर, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। E.M. फॉस्टर ओनली कनेक्ट हॉवर्ड एंड, हॉवर्ड एंड, ठीक है। यस, ओनली कनेक्ट एसोसिएटेड विद E.M. फॉस्टर, हॉवर्ड एंड्स। Which of the following book is by Margaret Atwood? The Stone Angel,
नो फिक्स्ड एड्रेस, द एडिबल वुमन, हाफ ब्रीड, मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड का जो फेमस वर्क है, दैट इज एडिबल वुमन। दिस इज द वर्क बाय मार्गरेट एटवुड, ये याद रख लीजिए, ठीक है। यस, इसके बाद आपको अगला जो क्वेश्चन मिलने वाला है, हाँ थोड़ा सा मैं एडिबल वुमेन के बारे में बता दूं आपको। 1969 ये गाइस वर्क 1969 के टाइम पीरियड में आया था, एडिबल वुमेन बाय मार्गरेट एटवुड। एक्सप्रेशन मर्डरर्स इनोसेंस, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मर्डरर्स इनोसेंस। देखिए, जब भी आपको दो अपोजिट आइडियाज एक साथ मिलते हैं, है ना, अपोजिट आइडियाज साइड बाय साइड, मर्डरर्स इनोसेंस, कि मर्डरर्स भी है वो इनोसेंस भी है, इसका मतलब वो कुछ और नहीं, ऑक्सीमोरन है, विदाउट एनी हेजिटेशन, दैट इज ऑक्सीमोरन, है ना। या रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीजन गिवन फॉर इट। ओथेलो किल्ड डेस्डेमोना, करेक्ट, बिकॉज डेस्डेमोना कमिटेड इनफिडेलिटी। मुझे नहीं लगता कि यह करेक्ट है। क्या किया था, क्या इनफिडेलिटी? नहीं। सो इसीलिए जो 28 नंबर का आपका क्वेश्चन है ना, आपके मैं आंसर देख रहा हूं, इसीलिए जो 28 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए क्या होगा कि एक तो करेक्ट है, बट आर जो है वो टोटली इनकरेक्ट है। ये वाला टोटली इनकरेक्ट है, क्योंकि उसने कोई इनफिडेलिटी नहीं की थी, इसे शक था, है ना, कोई ऐसा वैलिड प्रूफ नहीं था कि ऐसी कोई बात हुई है। The Enlightenment believed in the universal authority of religion, tradition, reason or sentiments. 29. देखिए, इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता दूं, करेक्ट आंसर इसका होगा जो इनलाइटनमेंट है गाइस, सो दैट बिलीव्ड इन रीजन। इनलाइटनमेंट मींस गेटिंग समथिंग दैट इज यूजफुल और नॉलेजेबल, चीजों को हमें लेना, है ना, करेक्ट। आई होप सो कि आप समझ गए। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे इनलाइटनमेंट को? इनलाइटनमेंट इज एसोसिएटेड विद रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एलिजी? इसमें भी नहीं सोचना हमें, है ना। लिसिडस, एल एल्ग्रो, कैमस, पैराडाइज लॉस्ट। देखिए, यही आपका एलिजी है, लिसिडस, ये पेस्टोरल एलिजी है। एलेग्रो, दिस इज बाय द वे अ पोयम। कैमस एक मास्क है। पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है। गॉट इट, एक एपिक है। सो करेक्ट आंसर लिसिडस। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय कीट्स यूजेस स्पेंसरियन स्टेंजा? इंडीमियन, द फॉल ऑफ हाइपीरियन, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस डे और लामिया। The right answer of this one question is the eve of Saint Agnes Day। ये स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी है और आई कब थी? 1820 में। किसने लिखा है? कीट्स ने कंपोज किया है। हु इज द ऑथर? कीट्स। स्पेंसरियन स्टेंजा, ठीक है। और स्पेंसरियन स्टेंजा क्या होता है गाइस? उसके लिए टेक्निक है हमारी, याद रखिएगा।
7, 8, 9 है ना। राइम रॉयल 7 लाइन्स, ओटवा रीमा 8 लाइन्स है ना, एंड स्पेंसरियन स्टेंजा 9 लाइन्स, मींस 9 लाइन्स वाले स्टेंजाज में लिखी है पोयम द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। लुक एट दिस वन क्वेश्चन गाइज। सो यहां पर हमें मैच करना है, मैचिंग ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, ऑथर्स एंड देयर वर्क्स मैच करवा दूं मैं फटाफट, 2 मिनट लगेगा आपके लिए, है ना। बोर हो रहे हैं क्या, तो आपको कुछ जोक वोक सुना दिया जाए। देखिए बोर होने, पढ़ाई में बोर नहीं होते, है ना। अपने माइंड को रिफ्रेश रखते हैं, अपने माइंड को बिल्कुल बढ़िया रखते हैं ताकि हम अच्छे से चल सकें। द बेगर्स ओपेरा, देखिए बेगर्स ओपेरा बाई जॉन गे, सी स्टूप्स टू कंकर बाई ओलिवर गोल्डस्मिथ, विकार ऑफ वेकफील्ड, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, है ना। देखिए यस, मैच द फॉलोइंग विद यस, ओके। सो गाइज यहां पर देख रहे हैं सी स्टूप्स टू कंकर, ये ओलिवर गोल्डस्मिथ है। बेगर्स ओपेरा जॉन गे है। वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, तो वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस की अगर मैं बात करूं, मुझे लग रहा है कि कुछ इनकरेक्ट है इसमें, है ना। विकार ऑफ वेकफील्ड, सी स्टूप्स टू कंकर, कुछ गड़बड़ लग रहा है ना इसमें, इस क्वेश्चन में मुझे भी लग रहा है, क्योंकि विकार ऑफ वेकफील्ड ये किसका वर्क है, ये तो गोल्डस्मिथ का ही है। वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस वो मैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन से मैच कर सकता हूं, है ना। करेक्ट, यस। सो यहां पर एक मैचिंग गड़बड़ दी हुई है, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, यस। तो यहां पर देख ले, कुछ ऐसा तो नहीं दिया है, इट्स मैच द फॉलोइंग विद देयर रिस्पेक्टिव वर्क्स विद द हेल्प ऑफ द कोड। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन का जो पैटर्न है वही गलत लग रहा है, मे बी कि ये रिजेक्ट हो गया हो, क्वेश्चन नंबर 32। इसीलिए गाइस क्या हुआ था कि ये क्वेश्चन जो है रिजेक्ट हो गया था, है ना, रिजेक्ट हो जाता है ये क्वेश्चन। बाय द वे मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूं, है ना। जॉन गे, ओलिवर गोल्डस्मिथ, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस सैमुअल जॉनसन, शेरिडन नहीं, विकार ऑफ वेकफील्ड ये भी गाइज आपका ओलिवर गोल्डस्मिथ का है, शेरिडन का यहां पर कोई वर्क नहीं है। दैट्स व्हाई ये इनकरेक्ट, मतलब रिजेक्ट हो गया था क्वेश्चन, ठीक है, यस। द टर्म इगोटिस्टिकल सबलाइम वॉज क्वाइंड बाई, तो टर्म इगोटिस्टिकल सबलाइम किसने क्वाइन किया था। कल वाली क्लास में भी सेम क्वेश्चन था, प्रीवियस डे सेम क्वेश्चन वॉज देयर। इगोटिस्टिकल सबलाइम, द टर्म वॉज क्वाइंड बाई जॉन कीट्स, फॉर हुम, फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के लिए इगोटिस्टिकल सबलाइम वर्ड क्वाइन किया था, है ना, यस, ठीक है, यस। दिस इज द राइट वन आंसर, कि जो जॉन कीट्स है ये राइट आंसर है, इगोटिस्टिकल सबलाइम। पुट द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ जॉर्ज एलियट इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, तो हमें सीक्वेंस में रखना है, मतलब पब्लिकेशन डेट के अकॉर्डिंग। गो फॉर इट, मिडिल मार्च, डेनियल डेरोडा, फेलिक्स शॉल्ट और द रेडिकल रोमोला। ओके, सो चलिए हम राइट आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग देखेंगे कि कौन सा वर्क कब आया था गाइज, है ना, बिल्कुल। (63) and 1871, 1866 और लास्ट वाले का क्या है गाइज, अगर कोई बता दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज अगर किसी के पास है आंसर, सो प्लीज लेट मी नो। द लास्ट वन, सो ये वाला आया था गाइज 76 में,
1876, है ना? तो अगर ये 1876 आया था तो राइट आंसर अब जोड़ देख लीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिल मार्च, हम पहले ऑप्शन को पहले रखेंगे, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है ना? देन सेकेंड वन ऑप्शन इट शुड बी थर्ड वन करेक्ट। ओके, देन विच वन गाइज? सो अब आएगा 7-1, सेकेंड एंड फोर्थ। बाय द वे ये तो मैच नहीं कर रहा है ना? वंस मोर लेट मी चेक, वंस मोर एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग। 1863, 71, 66 एंड 76, मिडिल मार्च। ओके, हे गाइस वेट, मैंने गड़बड़ कर दिया है, कुछ गड़बड़ किया है प्लीज। रोमोला 63 है, 1863 रोमोला, प्लीज वेट कीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मैंने सीक्वेंस गड़बड़ लिख दिया था। मिडिल मार्च 71 है, वही तो मैंने गड़बड़ कर दिया था। मिडिल मार्च 71 एंड डेनियल डेरोडा की अगर मैं बात करूं, सो इट वॉज केम इन द ईयर 76। ठीक है, अब बचा आपके लिए एक और वर्क, और जिसका नाम है फेलिक्स हॉल्ट। सो फेलिक्स हॉल्ट ये बचा गाइज 66 के लिए। ओफ, सॉरी गाइज, बाय द मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? सो सबसे पहले आएगा आपके लिए ये वाला फोर्थ वन, है ना? सो देखिए फोर्थ वन इन 2 ऑप्शंस, देन फोर्थ के बाद थर्ड वन, सो फोर्थ एंड थर्ड, सी शुड बी द राइट आंसर। सब लोगों ने क्या सिलेक्ट किया है? सी, है ना? देन फर्स्ट वन क्या सही है? हाँ फर्स्ट वन, एंड देन सेकेंड वन, सी इज द राइट वन आंसर। ठीक है, यस, क्रोनोलॉजिकली मैंने सेट करने में गड़बड़ कर दिया था, क्रोनोलॉजिकली सेट करने में गड़बड़ कर दी थी। कोई बात नहीं है, आप सभी समझदार हैं। चलिए नेक्स्ट वन। So here is the next one question for you, and this is who among the following writers is known for his unforgettable sense of humor and comedy? कौन है वो? लॉरेंस और वुडहाउस, पीजी वुडहाउस, इट्स हार्डी और जॉन गाल्सवर्दी? करेक्ट वन 35। देखिए इसका जो राइट आंसर है गई जॉन गाल्सवर्दी को माना जाता है। यस, अनफॉरगेटेबल सेंस ऑफ ह्यूमर एंड कॉमेडी। सेंस ऑफ ह्यूमर एंड कॉमेडी वाले कौन थे? सो सेंस ऑफ ह्यूमर एंड कॉमेडी वाले आपके एक बढ़िया आदमी थे जिनका नाम है जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट वन देखें प्लीज। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपोकैलिप्टिक नॉवल? इनमें से कौन सा एपोकैलिप्टिक नॉवल नहीं है? डोरिस में लेसिंग, फोरगेटेड सिटी और फेसियल जस्टिस, बर्गिस द वांटिंग सीड, नापॉल, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना गाइस, जो देख रहे हैं आप, एपोकैलिप्टिक। देखिए एपोकैलिप्टिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, है ना? सो एपोकैलिप्टिक का मतलब होता है गाइस एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया खत्म होने वाली जिसमें बात की जाए। तो इनमें से ये वाला एंटनी बर्गिस का द वांटिंग सीड 36, एंटनी बर्गिस वांटिंग सीड, दिस इज द वर्क जो नहीं है, नॉट एपोकैलिप्टिक। रिमेनिंग एपोकैलिप्टिक, एपोकैलिप्टिक एंड एपोकैलिप्टिक। सो द राइट वन आंसर यही वाला है आपके लिए, सी शुड बी द राइट आंसर। Identify the author of the following lines. Let's see, discoverers to new words have gone. Let map to other words on words have shown. Let us possess one word, each hath one and is one. Shakespeare, Herbert, Dunn, Vaughan. 37. देखिए आपको पता है कि ऐसा काम करने वाले कोई और नहीं थे, एक ही महान आत्मा थे आपके, और कौन थे वो? द नेम ऑफ दैट मैन जॉन डन, जिन्होंने डन डनाडन किया था।
जॉन डन, डन डना डन, है ना, डेफिनेटली। नेक्स्ट वन देखिए प्लीज। इन द समर ऑफ 1712 The Spectator published a series of essays, The Pleasure of Imagination, written by Steele, Dennis, Locke edition. In the summer of 1712, The Spectator, स्पेक्टेटर का नाम याद ही होगा, पीरियोडिकल, पीरियोडिकल है ना, यही था ना पीरियोडिकल। सो राइट आंसर इसका 38 का क्या होने वाला है? द राइट आंसर इज जोसेफ एडिशन, है ना, जोसेफ एडिशन, दिस इज द राइट वन आंसर, है ना। और ये जो स्पेक्टेटर है ये स्टार्ट हुआ था कब? 1711 में। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता आपके एग्जाम में। इट वॉज स्टार्टेड इन 1711। अब ये देखिए जो क्वेश्चन है आपके लिए ये है असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड। चलिए आ जाइए असर्शन एंड रीजन। Gulliver's travel earned Jonathan Swift the bad name of being a misanthrope. Reason: Swift in the novel was neutral to the image of man. क्या इनमें से दोनों करेक्ट हैं या कौन सा ऑप्शन सही है? $39। देखिए इसके लिए जो राइट आंसर है वो है आपका ए एंड आर दोनों सही है, लेकिन जो आर एक्सप्लेनेशन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, कि अगर उन्हें मिसएंथ्रोप कहा गया तो अगर वो न्यूट्रल थे तो न्यूट्रल होने से मिसएंथ्रोप का कोई मतलब नहीं है। बी करेक्ट आंसर। मिसएंथ्रोप और न्यूट्रल होने का कोई मतलब नहीं यहां पर बनता है। Who among the following does not belong to the great tradition? Wow. F.R. Lewis, Conrad, Joyce, Austin, George Eliot। ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में आता रहा है। इसका देखिए जो राइट आंसर है 40 के लिए वो है आपका कौन सा वाला? नॉट बिलोंग टू द ग्रेट ट्रेडिशन। सो इनमें से कौन कौन है? देखिए ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में मैं आपको बताऊं। जोसेफ कॉनराड, जैन ऑस्टिन, यानी जोसेफ कॉनराड है, जैन ऑस्टिन है ना, जोसेफ कॉनराड, जैन ऑस्टिन, हेनरी जेम्स, जॉर्ज एलियट, है ना। और जेम्स जॉयस जो यहां पर दिए हुए हैं ये वाले नहीं है, ठीक है। बस ये जेम्स जॉयस जो है ये नहीं है, बाकी ये और ये ग्रेट ट्रेडिशन है ना, बी ऑप्शन। कई बार मैंने आपको बहुत अच्छे से ये वाली बात बताई है ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में। इसाक Bashevis Singer is an African American writer, African Jewish writer, African Indian writer, African Asian writer। कौन है ये? 41। इसाक बैशविस। इसका देखिए राइट आंसर है गाइस अमेरिकन जेविस राइटर। अमेरिकन जेविस राइटर, ये कोई इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, जैसे रैंडमली है। सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गोडो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये आपके एग्जाम में आता ही रहता है ऐसा क्वेश्चन, है ना। सो वेटिंग फॉर गोडो में कितने आपके एक्ट मिलने वाले हैं? हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर? बहुत आंसर है, बहुत इजी आंसर है। यहां पर 2 एक्ट्स हैं, ओनली 2 एक्ट्स आर देयर इन सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गोडो, है ना।
जेम्स जॉयसेस एग्जाइल इज अ, ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी, पोएम, प्ले और नॉवेल? देखिए इसके लिए भी आपका आंसर बड़ा सही होगा, है ना? करेक्ट। सो द राइट वन आंसर इसके लिए है प्ले। क्यों? क्योंकि जेम्स जॉयस का ओनली प्ले है गाइस एग्जाइल। इंटरेस्टिंग प्ले है, मौका मिले तो पढ़िएगा, लेकिन एग्जाम के लिए कोई जरूरी नहीं है, नाम काफी है। It was a bright cold day in April and the clocks were striking 13 is the opening sentence of Ulysses Nostramo, Chrome Yellow, 1984. Right answer. Hurry up. It was a bright cold day in April. देखिए इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? देखिए वो है 1984, है ना? 1984। बाकी यूलिसिस, नोस्ट्रामो, क्रोम येलो ये भी आपके एग्जाम में आते रहते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि आए नहीं है, कई बार आपके मल्टीपल टाइम गाइज आपके एग्जाम में ये आते रहे हैं। इट मे बी नोस्ट्रामो एंड ऑल। ठीक है, चलिए। द सब टाइटल ऑफ विलियम गोल्डिंग स्कैलप विलियम इज, ये अगर विलियम गॉडविन से कोई क्वेश्चन आता है तो विलियम गॉडविन से बहुत कोई क्वेश्चन नहीं आता, ओनली कैलब विलियम्स। और इसका बहुत सिंपल सा आंसर है थिंग्स एज दे आर, ये याद रखिएगा। कैलब विलियम्स सब टाइटल एज थिंग्स एज दे आर, है ना? कैसे? थिंग्स एज दे आर, ठीक है ना? बिल्कुल, थिंग्स एज दे आर। Who amongst the following belongs to the group of radical feminists? Radical feminist कौन था? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। 46 द राइट आंसर दिस वन क्वेश्चन गाइज। देखिए इनमें से जो रेडिकल फेमिनिस्ट तो सभी हैं, मोनिका, साइमन डी बीवेयर, लुइस रिग्री, ये सारे गाइज फेमिनिस्ट हैं। बट हेलेन सिक्सोस की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी रेडिकल फेमिनिस्ट की कैटेगरी में आती हैं। रेडिकल फेमिनिस्ट, रेडिकल फेमिनिस्ट, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे है, कई बार आपके एग्जाम में आया है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड तक होता है। ठीक है, मल्टीपल टाइम इवन इट हैज बीन रिपीटेड इन एग्जाम्स। तो देखिए इसका राइट आंसर, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज अ लॉन्गर एसे बाई। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज अ लॉन्गर एसे बाई हुम? सो ये गाइस जो एसे है किसका है? ये एसे है जी विल्सन नाइट, एसी ब्रैडली, थॉमस डिक्वेंसी, एफ आर लेविस। हु इज दैट? इसका आंसर है बहुत ही डायरेक्ट, ऑन द नॉकिंग एट गेट इन मैकबेथ। ये थॉमस डिक्वेंसी का है। और बेसिकली जो थीम जहां से इसकी डिराइव्ड की गई है वो मैकबेथ से ही। मैकबेथ में एक सीन है पोर्टर सीन, पोर्टर सीन। देयर इज अ सीन इन मैकबेथ दैट इज नोन एज पोर्टर सीन। इसे कॉमिक रिलीफ की तरह समझते हैं हम लोग, कॉमिक रिलीफ, है ना? कॉमिक रिलीफ। ठीक, नेक्स्ट वन पर आए। द एक्सप्रेशन ड्रीमिंग हाउस, देखिए जब ये एक्सप्रेशन है ड्रीमिंग हाउस, ये क्या है? जेगुमा, ट्रांसफर्ड एपिथेट, चेसमस, एपोस्ट्रॉफी। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी किसी ह्यूमन एट्रीब्यूट को, है ना, जब भी कभी किसी ह्यूमन एट्रीब्यूट को हम अप्लाई कर देते हैं किसमें? नॉन लिविंग्स पर, और उसमें से फीलिंग होनी चाहिए कुछ ऐसी, वो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। ठीक है, यस, ट्रांसफर्ड एपिथेट कहलाता है वो। द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज क्वाइंड बाय, तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म टर्म को किसने क्वाइन किया? इज इट बाय विलियम इम्पसन, डब्ल्यू के विमशेट,
और आई ए रिचर्ड, एफ आर लेविश। तो देखिए आपका जो पिछला वाला एग्जाम था, पिछला वाले एग्जाम से मेरा क्या मतलब है, आई मीन गाइज पिछला वाला जो मैंने पेपर सॉल्व करवाया था प्रीवियस डे, तो उस पेपर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन था हु रोट द वर्क प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, यही क्वेश्चन था। और इसमें क्वेश्चन है क्या, हु कॉइन द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। सो यहां पर जो द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसने कॉइन किया, वहां पर न्यू क्रिटिसिज्म आया था, प्लीज वेट, वहां न्यू क्रिटिसिज्म आया था, प्रैक्टिकल नहीं था। न्यू क्रिटिसिज्म था जॉन क्रो रैनसम वाला, यहां पर प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बाय आई ए रिचर्ड, राइट आंसर है क्या, कौन सा, आई ए रिचर्ड, है ना। एंड विक्टर साइक्लोवस्कीज नेम इज एसोसिएटेड विद, जो विक्टर साइक्लोवस्की का नेम है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, पोस्ट मॉडर्निज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, रीडर रिस्पॉन्स थियरी, रशियन फॉर्मलिज्म। राइट आंसर बताएं फटाफट से, जल्दी से, करेक्ट वाला। विक्टर साइक्लोवस्कीज नेम इज एसोसिएटेड विद पोस्ट मॉडर्निज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, रीडर रिस्पॉन्स थियरी और रशियन फॉर्मलिज्म। करेक्ट वन आंसर, हरी अप। देखिए विक्टर साइक्लोवस्की बहुत ही सिंपल लग रहा होगा आपको, नाम ही लग रहा है ना रशियन टाइप का, है ना, अगर रसिया और यूक्रेन, तो ये गाइज नाम ही ऐसा लग रहा है ना, साइक्लोवस्की। करेक्ट आंसर है रशियन फॉर्मलिज्म से एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विद रशियन फॉर्मलिज्म, है ना, यस। तो ये थे गाइज आपके पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डील किए, ऑल द 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम कब से एसोसिएटेड थे गाइज, यूजीसी नेट इंग्लिश का एग्जाम जो 2011 दिसंबर में हुआ था, पेपर सेकंड, और ये था आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, है ना। और बाकी आपको कल जो मेरी क्लास मिलेगी, तो कल मिलेगी अनअकैडमी ऐप पर, और टाइमिंग गाइज में भी सेम, मोस्ट प्रोबेबली 8 या 6 PM होगी, मुझे आप फॉलो कर लीजिएगा सो दैट कि आपको मिल जाए। So you can download Unacademy the learning app, and by downloading Unacademy the learning app, उसको डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, डायरेक्टली यूज करना कोड राजवीर लाइव सो दैट यू कैन एंजॉय। और आपको मैं बता दूं कि आपको मेरी पेड क्लासेस भी मिल जाएंगी ऑन Unacademy the learning app, और ये आपके लिए गाइज मैंने दिखाया ही है, जो लोग न्यू दिल्ली में हैं वो हमारे ऑफलाइन स्टोर को भी विजिट कर सकते हैं, Unacademy ऑफलाइन स्टोर, क्योंकि हम अभी तक ऑनलाइन ही थे, अब ऑफलाइन स्टोर में भी धीरे धीरे आपके साथ आ रहे हैं। एंड स्कॉलरशिप टेस्ट दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 13th of March 4 PM, पेपर 1 बेस्ड, अटेम्प्ट कीजिए और जीतिए बढ़िया बढ़िया प्राइजेस गाइस। यस, दीज आर द प्राइजेस यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। अच्छा कल संडे है क्या, ओह संडे गाइज नो क्लास, संडे ऑफ, संडे क्लास ऑफ रहती है मेरी, संडे के लिए कोई क्लास नहीं रहती है ना। यस सर, बहुत मजा आया है सर जी, वाह दैट्स ग्रेट, प्लीज शेयर क्वेश्चन पेपर ऑन टेलीग्राम, श्योर शाहिना परवीन, व्हाई नॉट। संडे में होगी की क्लास, दिल्ली में कहां सर, दिल्ली में ये है हमारा प्लेस, पूसा रोड, ओल्ड राजेंद्र नगर, नियर मेट्रो पिलर 121 किंटू, यहां पर है। इसके लिए अगर आपको जाना है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, एक गूगल फॉर्म है वो आप मुझसे ले सकते हैं, और ठीक है, ठीक है, चलिए सो बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा, फिर से मिलेंगे। सो से लेट्स क्रैक इट विद AKS राजवीर एंड विद वंडरफुल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।